आप तय कर रहा है कौन क्या क्या कहना है। मैं तो इतना ही मानता हूं कि मुझे एक अवसर मिला है देश के लिए काम करने का। प्रधानमंत्री जी ने मुझे अवसर दिया है और इस देश के इंफ्रास्ट्रक्चर को, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर को, फिर शिपिंग पोर्ट में मुझे अवसर मिला, वाटर रिसोर्सेस में मिला, गंगा को अच्छा करने का मौका मिला और नमामि गंगे में गंगा शुद्धिकरण का काम करने का मौका मिला। जी। तो मैं यही चाहता हूं कि देश के निर्माण में आत्मनिर्भर भारत बनाने के जो हमारी प्रधानमंत्री की सोच है, उसमें मुझे जो भी काम मिला है वो कितना अच्छा मैं कर सकता हूं वो करने का मैं प्रयास करता हूं। बाकी बातें तो आप लोगों के ऊपर है, आपको क्या लगता है और क्या नहीं लगता, आप लोग। वेल, परहैप्स इट्स फॉर दिस रीजन, इसी वजह से प्रधानमंत्री जी आपका पोर्टफोलियो कभी बदलते नहीं है। एक्चुअली क्या हुआ कि मैं जब महाराष्ट्र में 95 में मंत्री बना, मनोहर जोशी जी के मंत्रिमंडल में, तब गोपीनाथ मुंडे जी उप मुख्यमंत्री थे। उन्होंने मुझे पीडब्ल्यूडी का काम दिया और मुंबई में 55 फ्लाईओवर्स, वर्ली बांद्रा सीलिंग प्रोजेक्ट जो समुद्र में बना हुआ है, और मुंबई पुणे एक्सप्रेस हाईवे, 3 प्रोजेक्ट मैंने उस समय किए। और उसके बाद मुझे इंफ्रास्ट्रक्चर की लगातार जिम्मेदारी मिली। अटल जी प्रधानमंत्री थे तो उन्होंने ये जो गांव को जोड़ने के लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, वो भी बनाने का सौभाग्य अटल जी ने मुझे दिया। मेरे अध्यक्षता में कमेटी अपॉइंट की और मैंने वो योजना तैयार की थी। तभी मैंने नेशनल हाईवे के लिए भी एक योजना तैयार की थी। तो स्वाभाविक रूप से इस काम में लग गया, तो इस काम में मुझे आगे भी जिम्मेदारियां मिलती गई। मुझे तो आनंद है इस बात का है कि मैं ये मानता हूँ कि पॉलिटिक्स इज द इंस्ट्रूमेंट ऑफ सोशियो इकोनॉमिक रिफॉर्म, और अगर हम देश के लिए, देश के विकास के लिए, देश के आर्थिक प्रगति के लिए, लोगों को सस्टेनेबल डेवलपमेंट देने के लिए अगर हम कुछ कर सकते हैं तो वेलफेयर राज्य में, कल्याणकारी राज्य में यही हमारा कर्तव्य है और हमने उसको अच्छी तरीके से करना, यही इंपॉर्टेंट है। और अभी आजकल में वाटर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन और साउंड पोल्यूशन के बारे में भी हमारे ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री में उपयोग करके अलग अलग फ्यूल लाकर, मास रैपिड ट्रांसपोर्ट और इलेक्ट्रिसिटी वो लाकर, इथेनॉल, मिथेनॉल, बायोडीजल, बायो सीएनजी, एलएनजी, इलेक्ट्रिक, ग्रीन हाइड्रोजन, इस पे काम करके ये कोशिश कर रहा हूँ कि हमारे देश की इकोनॉमी को भी कैसे मजबूत करें और इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट कॉस्ट इफेक्टिव पोल्यूशन फ्री और इंडिजिनस टेक्नोलॉजी को लाकर हमारी इकोनॉमी को मजबूत कैसे करें। जैसे हमारे किसानों को हम इथेनॉल बनाएंगे तो हमारे किसान भी केवल अन्नदाता नहीं रहेंगे, ऊर्जादाता रहेंगे। और यही कोशिश है कि अलग अलग नए इनिशिएटिव के साथ प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में ये करने की हम कोशिश कर रहे हैं। जी, गडकरी साहब, अब तक जब व्हेन वी हैव रेड योर स्टेटमेंट्स, जो आपकी स्टेटमेंट्स आई हैं प्रेस में, आप काफ़ी समय से कह रहे हैं कि आपका एक ड्रीम प्रोजेक्ट था, वो है मुंबई पुणे प्रोजेक्ट। अब आगे बढ़ के मुंबई पुणे प्रोजेक्ट तो पहले डिलीवर करा आपने, अब आगे आपका क्या ड्रीम प्रोजेक्ट है? व्हाट इज योर ड्रीम प्रोजेक्ट? व्हाट इज द वन प्रोजेक्ट यू से दैट योर लेगेसी विल डिफाइन यू? नहीं, देखिए, आपने जो शायद बोलते समय आप मुंबई दिल्ली के बारे में पूछना चाहते होंगे, क्योंकि मुंबई पुणे तो मैंने 95, 96, 97 तक उसी समय पूरा किया है जी। मुंबई दिल्ली ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा एक्सप्रेस हाईवे है, 1350 किलोमीटर का। ये 1 लाख करोड़ का है और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि 2023 में दिसंबर तक ये प्रोजेक्ट शुरू हो जाए और उसी प्रकार से जोरों में काम चल रहा है। अभी मैं जाकर आया हूँ और ये प्रोजेक्ट वर्ल्ड के लिए एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट होगा, अपने आप में एक रिकॉर्ड होगा। और इसके साथ मैं करीब 22 और ग्रीन एक्सप्रेस हाईवे बना रहा हूँ, जो विशेष रूप से अभी आपने देखा होगा दिल्ली से देहरादून हम बना रहे हैं। दिल्ली से देहरादून 2 घंटे में, दिल्ली से हरिद्वार 2 घंटे में, दिल्ली से जयपुर 2 घंटे में, दिल्ली से हमारे चंडीगढ़ 2 घंटे में, दिल्ली से श्रीनगर करीब 6.5 घंटे में, और नहीं, श्रीनगर 8 घंटे में, और दिल्ली से कटरा 6 घंटे में। तो हम लोग ये बड़े बड़े रोड ऐसे बना रहे हैं जो वर्ल्ड में इसका नेटवर्क खड़ा कर रहे हैं कि 2 साल के अंदर हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर यूरोपियन स्टैंडर्ड का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, अमेरिका का जो है, उसके बराबरी का रोड इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा। यही मेरा ड्रीम है और हम निश्चित रूप से उसको पूरा करके आपको दिखाएंगे। तो आपका ड्रीम प्रोजेक्ट है फिलहाल मुंबई दिल्ली, एंड आप दुनिया को एक वर्ल्ड स्टैंडर्ड प्रोजेक्ट ये कंप्लीट करके देना चाहते हैं। दैट्स इंसाइटफुल, दैट्स वेरी इंसाइटफुल। आपको तो मैं इतिहास में ले जाऊंगा। शेरशाह सूरी, एक उन्होंने इतिहास रचा था, उन्होंने एक ख्वाब देखा था कि भाई
एक किस्म से एक जीटी रोड होना चाहिए, जिसको आज हम जीटी रोड बोलते हैं, ग्रैंड ट्रंक रोड। तो नितिन गडकरी का जीटी रोड कौन सा है? सर इतने रोड बन रहे हैं कि मैं किसको कहूँ, क्योंकि आप पूरे देश में चेन्नई से बेंगलोर तक नया एक्सप्रेस हाईवे बन रहा है। अभी सूरत से हम मुंबई पुणे जाने की जरूरत नहीं, वहां से डाइवर्ट होकर सूरत से नासिक, नासिक से अहमदनगर, अहमदनगर से सोलापुर होकर आप डायरेक्ट तमिलनाडु यानी चेन्नई, हैदराबाद, आंध्र प्रदेश और उसके बाद कोचीन, केरल और बेंगलोर, कर्नाटक, चारों जगह पर डायरेक्ट दिल्ली से जा सकेंगे। और मेरी तो कल्पना है कि शिमला से निकलकर हम मनाली तक जाएंगे, जहां अटल टनल बनी है। अटल टनल से निकल, पहले उसको 3.5 घंटे लगते थे, अब 8 मिनट में वो टनल पार होती है। फिर वहां से हम और 4 टनल बनाकर लद्दाख लेह तक आएंगे। लद्दाख लेह से एक आशिया की सबसे बड़ी 13.5 किलोमीटर की जोजिला टनल बना रहे हैं, उसका काम जोरों में चल रहा है, करीब वो बहुत बड़ी टनल है। और उसके वो वहां से फिर जेडमोर, वहां भी हमने लगभग काम अब पूरा किया है, 6 महीने में उसका इनॉग्रेशन करेंगे। श्रीनगर आएंगे और श्रीनगर से जम्मू की तरफ जाने के लिए कटरा के पहले हम लोग एक्सप्रेस हाईवे मिलेगा, दिल्ली से कटरा, उस हाईवे से डायरेक्ट 6 घंटे में दिल्ली आएंगे। दिल्ली से मुंबई जाएंगे और मुंबई से जाते समय सूरत से लेकर पूरा कन्याकुमारी तक, चेन्नई तक, बेंगलोर तक, कोचीन तक, हैदराबाद तक ये हाईवे से पहुंच जाएंगे। तो पूरा देश कश्मीर से कन्याकुमारी तक पूरे हाईवे से जोड़ा जाएगा और ये अभी 2-3 साल में पूरा हो जाएगा। ये हमारे देश के लिए बहुत बड़ी बात है। देखिए गडकरी जी, आई होप ऑल दीज रोड्स आर बिल्ट। देखिए हमारे यहाँ जो सब आए भी हैं वो खुश हो रहे हैं, मगर रोड बहुत बन रहे हैं, आप बना भी रहे हैं, मगर इन रोडों पे गाड़ी चलाना थोड़ा महंगा पड़ रहा है। और हम यहाँ पर सब जब पंप में जाते हैं तो 1000 रुपये का पेट्रोल एकदम सुई नहीं हिलती। तो मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, क्योंकि सरकार ने अभी एक्साइज ड्यूटी कम की है पेट्रोल एंड डीजल पर 5 रुपये, 10 रुपये। ये दिवाली से पहले हमारे को एक गिफ्ट मिला था। बट कई राज्यों में अभी भी पेट्रोल और डीजल का दाम काफ़ी है, 100 रुपये के रेंज में, और ये सब पे बोझ डाल रहा है। Why haven't we done enough to provide relief to आम आदमी? ऐसा क्यों है? एक तो पहली बात है कि भारत सरकार ने नया अच्छा इनिशिएटिव लिया है, लोगों को राहत दी है। राज्य सरकार में जैसे उनका भी अधिकार है, उनकी भी ड्यूटी लगती है। जिस प्रकार से भारत सरकार ने सहूलियत दी है वैसे वो भी देंगे तो जनता को राहत मिलेगी। ये इमीडिएट इफेक्ट के लिए ये आवश्यक था, भारत सरकार ने किया है, उनसे भी हमारी अपेक्षा है वो भी निर्णय करें। दूसरी महत्वपूर्ण बात है, जो बात मैं बार बार जिक्र कर रहा हूँ, कि अगर 10 रुपये अगर हमको पेट्रोल से जाने के लिए लगते होंगे तो डीजल से वही अंतर जाने के लिए 7 रुपये अगर लगते होंगे तो वही इलेक्ट्रिक से 1 रुपया लगता है। तो मैं आपको यही कहूँगा कि अब धीरे धीरे देश में हम फ्लेक्स इंजन ला रहे हैं। फ्लेक्स इंजन का मतलब ऐसा है कि जो हमारी 2 व्हीलर है, मोटरसाइकिल है, स्कूटर है, जो पेट्रोल पे चलती है, उसमें आप 100% पेट्रोल और 100% बायो इथेनॉल डालेंगे। इथेनॉल का रेट 62 रुपये रेट है और पेट्रोल का 105 रुपये है, तो वैसे भी बचत हो जाएगी, पोल्यूशन भी कम होगा। फिर कार भी, उसके साथ ऑटो रिक्शा भी अब आ रही है 100 फ्लेक्स इंजन की, और 6 महीने में उसको मैंडेटरी करने का विचार कर रहे हैं ब्राज़ील, कनाडा और यूएसए जैसा। तो इथेनॉल ये किसान बनाते हैं, जो राइस से, मक्के से, शुगर केन से, तो नेचुरली उसका फ़ायदा किसानों को भी होगा और पेट्रोल का इम्पोर्ट कम होगा। अब मैं 1-2 महीने के अंदर मैं खुद हाइड्रोजन की गाड़ी खुद चलाने हमारे पास लेने वाला हूँ घूमने के लिए दिल्ली में, ताकि ग्रीन हाइड्रोजन देश में बने। ये जो सुएज वाटर है, इसमें सोलर एनर्जी का उपयोग करके हम ग्रीन हाइड्रोजन बनाए। इलेक्ट्रोलाइजर बहुत हमारे देश में तैयार हो रहे हैं, इसमें काफ़ी रिसर्च हो रहा है। तो ग्रीन हाइड्रोजन पर रेलवे इंजन चलते हैं, ग्रीन हाइड्रोजन पर ट्रक चल सकते हैं, ग्रीन हाइड्रोजन पर सीमेंट, स्टील, केमिकल इंडस्ट्री चल सकते हैं थर्मल कोल के अल्टरनेटिव में, और ग्रीन हाइड्रोजन पर रेलवे चलती है लंदन में। तो हम ग्रीन हाइड्रोजन ये भविष्य का फ्यूल करके इसमें काम कर रहे हैं। हम इलेक्ट्रिक के अभी कार आ रही, बसेस आ रही, स्कूटर आ रही, ऑटो रिक्शा आ रही, बड़े प्रमाण पर इलेक्ट्रिक की गाड़ी आ रही। आने वाले 2 साल में पेट्रोलियम कार, पेट्रोलियम स्कूटर की कीमत, इलेक्ट्रिक कार, इनकी सैंपल सेम ही होगी, और इलेक्ट्रिक एज ए फ्यूल सब लोग चलाएंगे, जिससे पोल्यूशन कम होगा, देश का इंपोर्ट कम होगा और देश के लोगों को रोजगार मिलेगा। और हमारी अभी ये जो 7.5 लाख करोड़ की इंडस्ट्री है,
इसको 5 साल के अंदर हम 15 लाख करोड़ की बनाने का प्लान हमने बनाया, जिससे हमारा एक्सपोर्ट बढ़ेगा। और आज देश में सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट देने वाली ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है, सबसे ज़्यादा रेवेन्यू स्टेट और भारत सरकार को देने वाली इंडस्ट्री है। और वर्ल्ड के पूरे ब्रांड्स हमारे देश में, मर्सिडीज, BMW, हुंडई, होंडा, टोयोटो, सब दुनिया भर के ब्रांड देश में है। तो निश्चित रूप से हमारा देश अब ऑटोमोबाइल को एक्सपोर्ट करने वाला बड़ा देश बनेगा। अभी आपको पता होगा, हीरो, बजाज और TVS, ये जो टू व्हीलर मैन्युफैक्चरर, उनका 50% प्रोडक्शन एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो मेरा विश्वास है कि आने वाले समय में हम इसमें बहुत आगे जाएंगे, प्रदूषण भी कम होगा। इलेक्ट्रिक, इथेनॉल, मिथेनॉल, बायोडीजल, बायो CNG, LNG और उसके साथ ग्रीन हाइड्रोजन आएगा। कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट, जनरेटर, ये भी सब बदलेंगे और पब्लिक ट्रांसपोर्ट ऑन इलेक्ट्रिसिटी आएगी, और जिसके कारण निश्चित रूप से हमारे देश के ट्रांसपोर्ट सेक्टर में बहुत बड़ा परिवर्तन होगा। और 2 साल के अंदर ये परिवर्तन आपको निश्चित रूप से देखने के लिए मिलेगा। गडकरी साहब, ये आपने तो बहुत विस्तार से जवाब दिया, एंड आई अप्रिशिएट दैट। आपने इलेक्ट्रिक कार, ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल और फ्लेक्स इंजन की बात की। मैंने तो एक साधारण सवाल पूछा था, आज की डेट में हमारे को क्या रिलीफ मिलेगी, घर का इंजन कैसे चलेगा, ये सवाल मैं पूछ रहा हूं। और आप मुझे करेक्ट कीजिए, इत्तेफाक से ऐसा लगता है कि जब भी इलेक्शन आते हैं तो या तो आप रोक देते हैं फ्यूल प्राइस पे जो टैक्स लग रहा है, या आप फिर फ्यूल टैक्स काटना शुरू करते हैं। कि मैं गलत कह रहा हूं? नहीं, इलेक्शन के पहले ने, हमने तो बाय इलेक्शन के बाद निर्णय किया, ऐसा आरोप तो लग नहीं सकता। अगर हम बाय इलेक्शन जब हो रहे थे उसके पहले करते तो शायद आपकी बात सही होती। देखो, कोई भी इलेक्शन देश में 5 साल चलते रहते हैं, और हम लोग केवल राजनीति इलेक्शन के लिए नहीं करते। हम राजनीति का अर्थ हमारे पास ये है कि राजनीति है, राष्ट्रनीति है, विकास नीति है, और बृहत्तर राजनीति या धर्म नीति है। और पॉलिटिक्स इज ए इंस्ट्रूमेंट ऑफ सोशियो इकोनॉमिक रिफॉर्म। हमारे जनता को सस्टेनेबल लाइफ और जीवन कैसा दे, ये हमारा कल्याणकारी राज्य में कर्तव्य होता है, और वो काम हम कंटिन्यूअस प्रोसेस में करते हैं। अभी देश में 5 साल हर महीने में इलेक्शन चलते रहते हैं, तो उसको इसके नहीं जोड़ना चाहिए, तो फिर काम ही नहीं कर पाएंगे कोई। ठीक है, मैं आपसे पूछता हूं, केरला हाईकोर्ट ने अभी कुछ दिन पहले कहा था कि फ्यूल को हमें GST के नीचे लाना चाहिए, उससे लोगों को फायदा भी होगा, दाम भी कम होंगे। I appreciate, sir, that you are talking about the future, you're talking about green hydrogen fuel, you're talking about electric car, but that is, 5, 7, 8 years, capacity भी build करने में समय लगेगा। अभी के लिए हम फ्यूल को GST के नीचे क्यों नहीं ला सकते? देखिए, भारत सरकार ये चाहती है, प्रस्ताव रखा गया, पर GST काउंसिल में सभी राज्य सरकार के फाइनेंस मंत्री भी इसके सदस्य है, और अभी भी कुछ राज्य सरकार का इस बात के लिए विरोध है। अगर GST को, अगर हमने अपने पेट्रोल, डीजल, गैस को अगर GST में लाया तो रेट भी कम हो जाएंगे, सरकार का रेवेन्यू भी बढ़ेगा, और राज्य सरकार का फायदा भी होगा। और तो सभी राज्य सरकार तैयार होंगे तो हमारी वित्त मंत्री निश्चित रूप से इसके लिए कोशिश कर रही है। अगर सबने सहयोग दिया तो निश्चित रूप से ये होगा, तो वो जनता के फायदे का हो सकता है। तो आपने बेसिकली यू ब्लेम्ड राज्य सरकार, ये आप कह रहे हैं कि भाई राज्य सरकार पे है, अगर वो नहीं करेंगे तो फिर हम क्या कर सकते हैं? देखिए, अरुण जेटली जी वित्त मंत्री थे तब उन्होंने ये प्रस्ताव रखा था। तब स्टेट के लोगों ने कहा कि नहीं, हमारा ये रेवेन्यू जो लीकर पर और पेट्रोल डीजल पर हमारा मेन सोर्स है, इससे हमारा सोर्स कम होगा, हम इसको मान्यता नहीं देंगे। तो GST काउंसिल में बाद में निर्मला जी ने भी कोशिश की, और मुझे लगता है कि निश्चित रूप से सभी राज्य सरकार का सहयोग मिलेगा तो भारत सरकार भी इसमें सपोर्ट करेगी। तो ये तो उन्हीं को तय करना है, ये हमारे हाथ में नहीं है। तो गडकरी जी, कौन से राज्य हैं that are not keen on giving relief to आम आदमी, to the ordinary taxpayer? सब सुन रहे हैं, आप नाम लेके बताइए कौन से हैं मुख्यमंत्री, कौन से हैं ये राज्य? सर, ये सब आपकी चर्चा के विषय है, मैं उस विवादों में नहीं पड़ना चाहता। आप अवॉइड कर रहे हैं। आपने पहले भी कहा है कि हम लोगों को, इंडिया नीड्स टू रिड्यूस इट्स डिपेंडेंस ऑन क्रूड ऑयल एंड द इंपोर्ट ऑफ क्रूड ऑयल, आपने पहले कहा है। ये क्या पॉसिबल है गडकरी जी? अभी हम
83% जो एनर्जी नीड्स हैं वो क्रूड ऑयल से हम अपना अभी भी 83% वी इंपोर्ट ऑफ क्रूड ऑयल। तो ये कैसे होगा? देखिए, हमारे देश में गैस और पेट्रोलियम का अब 80% इम्पोर्ट है और इसमें सबसे बड़ी समस्या ये है कि अभी 8 लाख करोड़ का हम इंपोर्ट कर रहे हैं। ऐसा ही चलता रहेगा तो 5 साल के बाद ये इंपोर्ट 25 लाख करोड़ का होगा। और इसलिए 2004 से, आपको याद होगा, मैं बीजेपी का प्रेसिडेंट था तब से मैं इथेनॉल की बात कर रहा हूँ जी। पर अब इसको स्वीकारने में, बीच में जब यूपीए की सरकार थी उन्होंने इसको स्वीकार नहीं किया। मोदी जी की सरकार ने, अटल जी ने इसकी शुरुआत भी की, फिर मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार ने काफ़ी बड़े पॉलिसी स्वीकार की है और अब इथेनॉल बड़े प्रमाण पर आ रहा है। इससे हमारा इंपोर्ट कम होगा, प्रदूषण भी कम होगा। अब धीरे धीरे हमने इलेक्ट्रिक भी लाया और इलेक्ट्रिक भी, मैं आपको बता रहा हूँ, आप जो मेरा इंटरव्यू ले रहे हो, 2 साल के अंदर आपकी गाड़ी इलेक्ट्रिक की होगी, ये मैं भविष्यवाणी करता हूँ। क्योंकि अगर आज आप पेट्रोल गाड़ी पर 12 से 15 हज़ार रुपये महीना खर्चा कर रहे हैं तो इलेक्ट्रिक गाड़ी पर आपका खर्चा 2,000 रुपये आएगा और उसकी कीमत पेट्रोल के गाड़ी के बराबरी में होगी। और हमारे देश में बिजली हम बहुत तैयार करते हैं और इसलिए इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट, कॉस्ट इफेक्टिव, पोल्यूशन फ्री और इंडिजीनियस, यही हमारी नीति है। ग्रीन हाइड्रोजन आ रहा है, इथेनॉल आ रहा है, मिथेनॉल आ रहा है, एलएनजी आ रही है, बायो सीएनजी आ रहा है। आपको पता होगा, मैंने मेरा खुद का ट्रैक्टर, ये जो परली जलाते हैं ना आप इधर, तो 5 टन परली 1 टन बायो सीएनजी बनाती है। और इसलिए ऐसे भी प्रोजेक्ट पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के भागों में जहाँ परली है जो जलाकर प्रदूषण होता है, वो भी बड़े प्रमाण पर शुरू हो रहे हैं और इससे प्रदूषण भी कम होगा और इसके ऊपर हमारे ट्रैक्टर चलेंगे। अगर मैंने अपना खुद का ट्रैक्टर सीएनजी पे कन्वर्ट किया है, बायो सीएनजी पर, तो लाख, 1.25 लाख रुपए साल की बचत होती है। तो आने वाले समय में टेक्नोलॉजी के कारण इलेक्ट्रिक बस, सीएनजी बस, फिर सीएनजी के ट्रैक्टर, फिर हमारी मशीनरी जो है, आपके जेसीबी कंपनी है, उन्होंने 50% सीएनजी को यूज करके जेसीबी बनाया और उन्होंने कम से कम 2,000 करोड़ का भी एक्सपोर्ट किया है। बहुत बाहर हिंदुस्तान से माल भेज रहे, क्योंकि ये पहली बार उन्होंने किया है। तो इससे कॉस्ट भी कम होती है, प्रदूषण भी कम होगा। डीजल की तुलना में जो अल्टरनेटिव फ्यूल है उसके ऊपर हमारे देश में बहुत ही अध्ययन चल रहा है। स्टार्टअप काम कर रहे हैं, रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन काम कर रही है, आईआईटीज काम कर रही है, इसरो काम कर रही है, डीआरडीओ काम कर रही है। तो हम बड़े प्रमाण पर, हमारी एआरएआई काम कर रही है। तो आने वाले समय में हमारे काफी बड़े प्रोड्यूसर, एल्यूमिनियम, लिथियम आयन बैटरी, एल्यूमिनियम आयन बैटरी, कॉपर आयन बैटरी, जिंक आयन बैटरी, ये बैटरी केमिस्ट्री पे काम हो रहा है। ग्रीन हाइड्रोजन पर हम लोग समुद्र के पानी से, चेन्नई के आईआईटी ने वहां से सोलर पावर समुद्र में यूज करके उस पानी से ग्रीन हाइड्रोजन बनाया। और जैसे मैंने कहा कि जो हमारा एक, मेरा सपना है कि जितनी हमारी नगर पालिका और महानगर पालिका, इसमें गंदा पानी होता है। मैं जब वाटर रिसोर्सेज मंत्री था तो दिल्ली को मैंने यमुना को शुद्ध करने के लिए 6,000 करोड़ रुपए दिए। काफी प्रोजेक्ट चल रहे हैं। अब जो पानी शुद्ध होगा वही रूफटॉप पर सोलर लगाकर उससे अगर पानी से हाइड्रोजन ऑक्सीजन अलग करके ग्रीन हाइड्रोजन बनेगा तो दिल्ली की रेलवे, दिल्ली की ट्रक, दिल्ली की बसेस, दिल्ली की कार, दिल्ली की स्कूटर्स सब ग्रीन हाइड्रोजन पे चलेगी, इंडस्ट्री चलेगी। तो हम लोग ग्रीन हाइड्रोजन को एक्सपोर्ट करने वाला देश बने, इसलिए हमारे भारत सरकार ने हाइड्रोजन मिशन बनाया, 3,000 करोड़ उसके लिए दिए हैं और लगातार चेंजेस हो रहे हैं। जैसे मैंने आपको कहा कि 2 महीने के अंदर मैं खुद दिल्ली में ग्रीन हाइड्रोजन पर चलने वाले गाड़ी में मैं खुद घुमाकर आपको ये विश्वास दिलाऊंगा कि ये संभव है, क्योंकि लोगों को आउट ऑफ बॉक्स आइडिया पे विश्वास नहीं बैठता। जो इथेनॉल की बात मैं कर रहा था 2009 में, 2004 में, तो उसको लोगों का विश्वास पैदा करने के लिए समय गया और अब सब लोग इथेनॉल की बात मान रहे हैं। ये ग्रीन फ्यूल है, जैसे हमारे किसान अन्नदाता है, अब वो ऊर्जादाता बने और ऊर्जादाता बनने की इस प्रक्रिया में उनकी भी परिस्थिति सुधरेगी। ये नई नई टेक्नोलॉजी के साथ जो बदल हो रहे हैं, 2-3 साल रुको, आपको बदला हुआ हिंदुस्तान दिखेगा। प्रदूषण कम होगा, इंपोर्ट कम होगा, एक्सपोर्ट बढ़ेगा, उद्योग रोजगार बढ़ेगा और देश में वेल्थ में हम लोग ये एक्सपोर्ट को, इंपोर्ट को कम करके हम उसमें काफी कंट्रीब्यूट हमारा देश करेगा। किसान समृद्ध संपन्न बनेंगे और गांव समृद्ध संपन्न बनेंगे और किसान कर्ज मुक्त होंगे, क्योंकि गेहूं, चावल और गन्ना लगा गरीबी दूर नहीं हो सकती। Mr. Gadkari, sounds very promising and I hope that what you're saying comes true, but गुस्ताखी माफ करिएगा, don't mind my saying this, but हम लोगों को काफी सपने दिखाए जाते हैं बट वो पेपर पे ही रह जाते हैं। So I want to ask you, गडकरी जी, what is the timeline? आप कोई टाइमलाइन डिफाइन करें। मैं आपको एक नम्रतापूर्वक सवाल पूछता हूं,
आप अभी 2009 में मैं दिल्ली आया हूं, जी। तो 11 साल तो मैं दिल्ली में हूं। इसके पहले का भी रिकॉर्ड चेक कर लेना। मैंने कही हुई कोई बात अगर नहीं हुई होगी तो आप ब्रेकिंग न्यूज लगा देना। मैं जो बोलूंगा और जो बताऊंगा वो 100% होगा, यही विश्वास मैं आपको दे रहा हूं और वो होने लगा है। और आपको आने वाले समय में इसके परिणाम दिखेंगे। केवल 2-3 साल में, मैंने जैसे आपको कहा कि आज आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं, आपके पास पेट्रोल की गाड़ी है, बाइक होगी या कार होगी, स्कूटर होगी, पर आपको मैं बता रहा हूं आपकी कार 2 साल के अंदर इलेक्ट्रिक की हो जाएगी। ये मैं भविष्यवाणी बता रहा हूं। तो और आप 2 साल के बाद मुझे मिलकर इस बात को जरूर बताना, क्योंकि 12 से 15 हजार रुपए महीने के बजाय आपका 2,000 रुपए खर्चा होगा। प्रदूषण नहीं होगा, मेंटेनेंस कॉस्ट भी, कोई कार्बन डाइऑक्साइड नहीं, कोई H2S नहीं, कुछ नहीं, तो आपका मेंटेनेंस कॉस्ट भी कम होगा। तो आप लेना ही है उसको। यानी तो मुझे निश्चित रूप से ये बदल आपको देखने के लिए मिलेगा। और जो जो बात मैं कह रहा हूं वो आप बिल्कुल रिकॉर्ड करके रखो, और जिस दिन कभी 2 साल के बाद रिव्यू करोगे तो एक एक बात का रिव्यू करो। बिल्कुल आपको इसका विश्वास पटेगा कि जो मैं कह रहा हूं वो निश्चित रूप से होगा। अगर एक आधी बात नहीं होने वाली होती तो मैं आपको वो भी कहता कि ये नहीं हो पाएगा। 10 पर ऐसा नवंबर नहीं है, ये होगा। देश बदलेगा, आत्मनिर्भर भारत बनेगा, देश प्रगति और विकास में दुनिया की एक इकोनॉमिक पावर बनेगा, और प्रदूषण मुक्त, एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन और साउंड पोल्यूशन से मुक्त हमारा देश बनेगा। तो ये मैं आपको विश्वास से बताना चाहता तो ये नोट कर लेना चाहिए हमें। 10 नवंबर 2021 गडकरी जी ने हमें बोला कि 2 साल में आपको ईवीज में घुमाएंगे दिल्ली में। तो कहने का मतलब ये है गडकरी जी, फिर से मैं रीएम्फसाइज करता हूं कि 2 साल अभी हमें कोई गाड़ी नहीं खरीदनी चाहिए, अब अगली गाड़ी सिर्फ ईवी खरीदनी चाहिए, ये आप कह रहे हैं? हूं। नहीं, ये 2 विश्वास साल के साथ में मैं तो आपको कह रहा हूं, आप 2-4 दिन में ही इलेक्ट्रिक गाड़ी खरीद लो, आपके 2 साल में ही 3 लाख रुपए बच जाएंगे। I hope we all heard that Gadkari ji putting his money where his mouth is. And this is an important, viewers, very important statement that is being made, because all of us are living with this pollution. And, there are many reasons for it. It's not just automobiles, but it is an issue. And hopefully with what he said, we can look forward to a much better existence. So, आपके मुंह में घी शक्कर गडकरी जी, आपसे मैं पूछ रहा हूँ, पेस ऑफ हाईवे कंस्ट्रक्शंस, थोड़ी जो आपका अगला पैशन है उस पर भी थोड़ा बात करते हैं। 37 किलोमीटर्स पर डे आपने एक न्यू रिकॉर्ड स्थापित किया है। तो इस पे आप हमें बताइए कि आपका इसको, आपने एक दफ़ा ये भी कहा था कि 100 किलोमीटर का आप करेंगे, बट मैं उस पर बाद में आता हूँ। आपका अभी इस पे फोकस कितना है, कहाँ तक है, और अगेन इसमें टाइमलाइंस अगर आप थोड़ा हमें बता सकें। देखिए, अभी तो टारगेट बहुत से है, जैसे बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, ये हमको रोड पूरा करना है। सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग चालू है जी। तो 627 किलोमीटर के काम लगभग पूरे होते आए हैं। कुछ 200-250 किलोमीटर हमको सुप्रीम कोर्ट के क्लियरेंस के बाद पूरे करके, बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री की यात्रा साल भर आप कभी भी जा सकते हैं। अभी 6 महीने जा सकते हो। अब ऑल सीजन रोड बनेगा। फिर दूसरी ओर हमने पिथौरागढ़ से मानस सरोवर तक रोड बना रहे, वो भी 70-80% पूरा हुआ है। वो भी जल्दी हो जाएगा तो आप भारत से ही मानस सरोवर तक जा सकेंगे। फिर हम लोग 22 ग्रीन एक्सप्रेस हाईवे बना रहे हैं देश में। अभी दिल्ली मेरठ पूरा हो गया, अभी दिल्ली देहरादून बना रहे हैं, दिल्ली कटरा के काम शुरू हो गए, दिल्ली अमृतसर कटरा। फिर ऐसे बहुत से काम है। दिल्ली जयपुर का नया रोड, अभी हम एक्सप्रेस हाईवे को हम जयपुर तक लेके जा रहे हैं। जयपुर के रिंग रोड का काम मैंने ही करवाया, वो भी NHAI से हमने करवा लिया है। तो आप किसी भी प्रदेश में जाओ, अरुणाचल, मेघालय, त्रिपुरा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, किसी भी प्रदेश में जाओ, किसी भी जिले में जाओ, और किसी भी पार्टी के MLA MP को पूछो कि आपको आपके यहाँ रोड का काम कैसा चल रहा है, तो आपको बता देगा। अगर एक भी आदमी जो मेरे बारे में निगेटिव बोलेगा कि इनमें काम नहीं हुआ है, तो मुझे बता देना, मैं वहां भी कर दूंगा। पर ऐसा बोलने वाला आपको नहीं मिलेगा, ये मैं विश्वास के साथ इसलिए बता रहा हूँ। आपने सब जगह काम हो रहा है। आपने एक दफ़ा 100 किलोमीटर का भी एक टारगेट आपने सेट किया था, तो ये हम हासिल क्यों नहीं कर पा रहे हैं? इसमें बाधाएं कहाँ आ रही हैं? देखो, टारगेट जो होता है वो अक्सर बहुत बड़ा होता है। जब मैंने 40 किलोमीटर पर डे कहा था तो मेरी हंसी उड़ाई थी।
क्योंकि वर्ल्ड में किसी को हासिल नहीं होता। अब हम 37 पॉइंट समथिंग यानी 38 पर आ गए, तो अगले साल शायद 40 पे चले जाएंगे। तो